अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था। आप एक्चुअली लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं तो वैसे ये दोनों टॉपिक्स जो इसकी एप्लीकेशन वो भी इसकी वीडियो में कवर हो सकता था। छोड़ो कोई नहीं, इसलिए हम नया वीडियो बना रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें इसकी मेनली 2 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो आती है स्टूडेंट्स वो है टू कंपेयर the EMF of two cells या two unknown cells, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स। तो इस एप्लीकेशन से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सपोज फॉर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 सेल गिवन है, वी हैव 2 cells, से द EMF of this cell is E1 and the EMF of this cell is E2। तो स्टूडेंट्स आपको इनका EMF कंपेयर करना है। कंपेयर करने में समझते हैं आपको बताना है कि कौन सा EMF बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर कोई बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है दूसरे से, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई अगर छोटा है तो किस दूसरे वाले से कितने टाइम्स छोटा है। तो इस तरह से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता होना चाहिए, शायद मैंने लास्ट टॉपिक या कुछ पुराने टॉपिक में डिस्कस किया था EMF के बारे में। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको डिस्कस किया था। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होती है तो जो भी उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके बीच जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं EMF। और एक आता है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी यहाँ पे यूज होगा भी, और वो सेकंड एप्लीकेशन में यूज होगा। तो उसको फिर वहीं पर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट्स हमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। 2 सेल्स हमें गिवन है अननोन, उनके EMF हमें कंपेयर करने हैं कि किसका ज्यादा बड़ा है, किसका छोटा है, कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स छोटा है। तो स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो इसके लिए हमें पहले पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं पोटेंशियोमीटर को बना रहा हूँ, तो आपको ध्यान समझना होगा स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक पोटेंशियोमीटर डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। ये कुछ फोल्ड ऑफ वायर हम लेके चलते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर में कुछ फोल्ड्स होते हैं वायर के, ये फोल्ड वैरी करते हैं। तो हम ज्यादा फोल्ड्स लेके नहीं चलेंगे समझने के लिए, तो कुछ कमी फोल्ड लेके चलेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने केवल 4 फोल्ड्स लिए। ऑब्वियसली ये जो हमारी वायर है ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। तो फिलहाल हम वुडन बोर्ड नहीं बना रहे हैं, और स्टूडेंट्स अब एक मीटर स्केल भी होती है, तो एक मीटर स्केल भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज मीटर स्केल। इसके जैसे गन तो रहेगी, तो फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ व्हाट आर दीज रिप्रेजेंट। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट जैसे दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली मेटल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ये वायर है, इसके इनके बीच पॉइंट बी इसका एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच हम वायर को स्ट्रेच करते हैं। और हमने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये जो ईच फोल्ड की लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर, और वी कैन से 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सिलेंडर वेबसाइट 1 2 3 4 फोल्ड की वायर यूज की है। तो टोटल लेंथ जो वायर की बनी वाली डिस्टेंस होगी हमारे पास कितनी 400 सेंटीमीटर, और वी कैन से 4 मीटर। तो ये हमारे पास एज इट इज फिगर या एज इट इज सर्किट डायग्राम ये, तो हमें पूरा पोटेंशियोमीटर बनाना मिलता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 सेल्स का EMF कंपेयर करना है। उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ सर्किट डिजाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट ये वो सर्किट है स्टूडेंट्स जो हम इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, और हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे इसकी, चाहे ये वाली एप्लीकेशन या इसके बाद वाली एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इस पोटेंशियोमीटर की। ये सर्किट एज इट इज ही रहेगा, ये जल्दी चेंज नहीं होता है। अब ये ऑक्सिलरी सर्किट में क्या क्या होता है हम समझते हैं इसको। ऑक्सिलरी सर्किट में स्टूडेंट्स हमारे पास होता है एक रियोस्टेट। आप समझते हो रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है फिटेड विद एन अमीटर
This is ammeter A, this is rheostat RH, and with a key. This is a key, one-way key. Suppose this key is cable and a battery, or we can say cell. तो स्टूडेंट्स ये होता है इसका सर्किट है, सॉरी ये है इसका ऑक्सिलरी सर्किट, जो हमेशा ए और बी के ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड रहेगा। मैंने आपको बताया था ए और बी कौन से एंड है, ये वो एंड है जिसके अक्रॉस वायर हमारी हमने स्ट्रेच की हुई है। मतलब अगर हम ए से स्टार्ट करें तो बी पे वो एंड हो रही है, अगर बी से स्टार्ट करें तो फिर वो ए पे एंड हो रही है। आप इस तरह समझ सकते हैं। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम अपना ये सर्किट कनेक्ट करेंगे, जिसमें एक रियोस्टेट है, एक अमीटर है, एक की है और एक बैटरी है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। तो हम जो भी इससे काम करेंगे पोटेंशियोमीटर से, तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा कि जो ऑक्सिलरी सर्किट है ये जनरली चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। तो आप इसको ध्यान से रिमेंबर एक बार कर लीजिए। इसमें क्या क्या होता है, रियोस्टेट, अमीटर, की और एक सेल, ठीक। नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, पूछते हैं बच्चे क्लासेस में या फिर कभी भी कि सर यहाँ पे पता कौन सा लगेगा कि कौन सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस सर्किट का, सॉरी इस वायर का, कौन सा इसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके नोट में। आप ये देखिए कि जो इस सेल की, जो इस सेल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल सेल, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से कनेक्टेड होगा, सबको दिख रहा है, इस केस में ये इस एंड से कनेक्टेड है, इस एंड ए से कनेक्टेड है। तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम करेंगे, या इसको हम बोलेंगे 0 एंड। मतलब यहां से ही आप वायर की लेंथ मेजर करना स्टार्ट करेंगे। से इट इज 0 सेंटीमीटर, यहां पर क्या बनेगी 100 सेंटीमीटर, क्लियर, 100 सेंटीमीटर। फिर यहां पर क्या बनेगी 200 सेंटीमीटर, फिर यहां पर क्या बनेगी 300 सेंटीमीटर, और फिर यहां पर बनेगी 400 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस टर्मिनल को इंटरचेंज कर दूं, तो इस तरह मान लूं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं इस सेल का जो एक्सटर्नल सेल है हमारा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी से कनेक्टेड हो गया है। तो आप इसको हम ट्रीट करेंगे 0 एंड, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप यहां से काम करना शुरू करेंगे। तो दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज 200 सेंटीमीटर, this is 300 centimeter and this one is 400 centimeter। तो आई होप ये सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो आपको समझ में आ रही हो। जिस एंड को एक्सटर्नल बैटरी का या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से कनेक्टेड होगा उसे हम बोलते हैं 0 एंड। मतलब वहीं से हम लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फिलहाल हम अपने पुराने वाले फिगर में ही चले जाते हैं। ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो इसको हम 0 एंड बोलेंगे, बाकी आपको पता ही है। ठीक, दिस इज एंड ए, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस एग्जाम्पल। नाउ वी हैव टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जो ईएमएफ, जिन दो सेल्स की आपने ईएमएफ कंपेयर करने हैं, उन दो सेल्स को आप इस एंड ए से ही कनेक्ट करेंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को। इस एंड ए से मतलब जिस एंड से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, उसी एंड से हमारे जो दो सेल्स आएंगे उनके भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एंड ए से एंड ए पे हमारा बैटरी का एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो आप इसी एंड से दो सेल्स जो हम यूज करेंगे उनके भी आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिए, पॉजिटिव कनेक्टेड रहेगा, मतलब इस एंड ए से जिससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। आप गलती से स्टूडेंट्स ऐसा मत कीजिएगा, नेगेटिव कनेक्ट मत कीजिएगा इस ए के साथ। ऐसे में आपकी रीडिंग नहीं मिलेगी आपको जो हम इससे करने वाले हैं। आपको ध्यान समझना होगा कि एंड ए से हमारे सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड रहेंगे, सारे के सेल्स, जो भी सेल्स हम यूज कर रहे हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। अब मैं बात करें, आपको बताऊं कि एक्सपेरिमेंट मेरे मुंह से निकल रहा है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ही है, इसको मैं लैब में परफॉर्म करना है। तो उसका हम थोड़ा समझ रहे हैं कि हम कैसे काम करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स हैं, ये टू सेल्स हैं ऑफ अननोन ईएमएफ. सपोज टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E1 एंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E2. दीज आर टू सेल्स. फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे टू वे की लेंगे एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज जॉकी. दिस इज टू वे की 1 2 3. तो अभी आपको सर्किट में दिख रहा होगा ये सारी चीजें भी ओपन की होंगी. टू वे की मतलब ये एक ही टाइम पे स्टूडेंट्स हमें दोनों ही यूज नहीं करना है. कोई भी एक सेल हम यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम टू वे की यहाँ पे यूज करेंगे. सपोज को जैसे कि स्टूडेंट्स हमें अगर E1 को वर्किंग में लेके आना है तो मैं यहाँ पे ये की क्लोज कर दूंगा. तो आपको देख रहा 1 और 2 की प्लग इंसर्ट कर दिया है, की इंसर्ट कर दिया है. तो अब ये सेल E1 वर्किंग में आ गया और E2 अभी क्या है ओपन है. तो ये अभी वर्किंग में नहीं है. सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स हम 2 और 3 की को या प्लग को इंसर्ट कर देंगे तो अब आपको दिख रहा है 2 और 3 की जैसे हम प्लग इंसर्ट करते हैं तो ये सेल E2 वर्किंग में आ जाता है और ये जो E1 है हमारे पास स्टूडेंट्स वो अभी ओपन हो गया. मतलब इसका भी सर्किट से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए आप हम टू वे की यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा एक टाइम पे हम एक ही प्लग इंसर्ट करेंगे, या तो 1 एंड 2 के बीच या फिर 2 एंड 3 के बीच. ध्यान रखिए इसका. तो स्टूडेंट सपोज कीजिए फर्स्ट वी इंसर्ट plug between 1 and 2. Insert plug between 1 and 2. ठीक है. इससे क्या हुआ सर, अब ये आगे काफी थ्योरी लिखनी होती है, इसमें थ्योरी के लिए इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा. When we insert a plug between 1 and 2, what we can see the cell of EMF E1 is connected in the circuit whereas E2 remains open. Now with the help of jockey, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट जो हमने कल भी यूज किया था. जॉकी एक पेन शेप का एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है. इसके हेल्प से हम इस वायर के ऊपर फिर से जॉकी को स्लाइड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब फिगर के हिसाब से आपको दिख रहा है कि मैंने फर्स्ट वायर या फर्स्ट फोल्ड के ऊपर ही जॉकी लेके जा रहा हूं. ऐसा नहीं होता है. हम डिफरेंट टर्म्स के ऊपर यहाँ पे कहीं भी जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं. कहीं भी साइड के अंदर ये स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर में हमें नल डिफ्लेक्शन लेके आना है, जो हमने कल बात की थी. पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स उसमें हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें हमें जॉकी को स्लाइड इस वायर के ऊपर तब तक करना है या कांटेक्ट करना है जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता. ठीक है स्टूडेंट. सपोज करो हमने जैसे ही प्लग इंसर्ट किया बिटवीन 1 and 2 एंड जॉकी को स्लाइड करें इस वायर के ऊपर से, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट J पे हमें मिल गया नल पॉइंट. मतलब जैसे मैंने इस पॉइंट J के ऊपर वायर ये जॉकी प्लेस की तो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, अब अगर J हमारा नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बट दैट मीन इट मींस कि इस वाली गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही. और आप देख सकते हैं इस पूरी आर्म की हम बात करेंगे E1J, ये पूरी एक ही तो आर्म है स्टूडेंट्स. देखिए ध्यान समझ लीजिए. अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट सप्लाई नहीं हो रही है, इस गैल्वेनोमीटर थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द आर्म E1J. क्लियर स्टूडेंट्स. इस पूरी आर्म में ही करंट फ्लो नहीं होगी. ठीक. और ये की आपको ध्यान क्लोज रखनी है. मैं आपको भूल गया बताना, सबसे पहले आपको यानी की क्लोज करनी होती है. उसके बाद अभी प्लग इंसर्ट करेंगे तभी ये सारी रीडिंग मेजर करेंगे. जब तक ये की क्लोज नहीं होगी आप कोई भी रीडिंग शो नहीं कर सकते. यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा हमें. तो जैसे ही हमने ये की क्लोज की उसके बाद हमने प्लग इंसर्ट किया बिटवीन 1 and 2, आप जॉकी को स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर और स्लाइड उस पॉइंट तक करेंगे जब तक कि आपको इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता. ठीक है स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए आपको इस पॉइंट J पे मिल गया जीरो डिफ्लेक्शन. व्हाट इट मींस दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. एंड व्हाट इज इंप्लाइड, इट इंप्लाई that is there is no current is flowing in the arm E1J. इस पूरी आर्म में कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ एक ही नहीं निकलता है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, सपोज कीजिए एक सर्किट है हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल में समझते हैं. दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर इस सर्किट में कोई भी करंट सप्लाई नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही तो हो सकता है कि कुछ इस तरह समझिएगा, वी हैव
two cells connected in such a way. Suppose the EMF of this cell is 2 volt and the EMF of this cell is also 2 volt. And suppose this is the resistor R, or we can suppose it is 2 volt. तो मैं इसमें आपसे पूछूं व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आप देखिए, आप ध्यान से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, और साथ में आप देख सकते हैं दोनों का जो ईएमएफ वो सेम है, इक्वल स्ट्रेंथ का है, 2 वोल्ट है। तो हम कह सकते हैं इस फिगर के हिसाब से कि जो जहां पे कोई करंट फ्लो सर्किट में हो ही नहीं सकती। हाँ, और बात, अगर ये 3 वोल्ट का हो जाए तो आप देख सकते हैं पोलैरिटी तो रिवर्स कनेक्टेड है, बट इस बार इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है 3 वोल्ट की, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझना यहाँ पे ये कि जब हम कह रहे हैं कि A-E1J आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही है, इट मींस व्हाट दैट मीन, इट मींस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस सेल, एंड सिमिलरली द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ दिस सेल। अगर आर्म A-E1J में करंट सप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब क्यों यही निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ए का पोटेंशियल इसकी पॉजिटिव प्लेट के इक्वल है और पॉइंट जे का पोटेंशियल इस नेगेटिव प्लेट के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सपोज दिस बैलेंसिंग लेंथ इज से L1, जो लेंथ हमने मेजर की है मीटर्स के लिए से, सपोज कोई लेंथ L1 है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सब फिर समझिए आप इसको, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E1, इसमें करंट सप्लाई नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो इसका ईएमएफ है वो E1 है, और हमने भी देख लिया, चेक कर लिया कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट के इक्वल है और जे का पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट के इक्वल है। इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे शुड बी इक्वल टू दिस, एंड दिस ईएमएफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू E1। अब देख रहे हैं ये E1 है, hence using potentiometer principle, what is potentiometer principle, the fall of potential is directly proportional to length। ये हमने पढ़ा था potentiometer principle में लास्ट टॉपिक में, वही आप यहाँ पे समझिए। पॉइंट ए और जे के बीच कितना डिफरेंस आ गया पोटेंशियल का, E1 का, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, L1 है। Hence we can say that using potentiometer principle E1 is proportional to L1। Difference between potential difference between these two points is E1 and the length between these two points is L1। So we can say E1 is equal to KL, where K is the potential gradient। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा पहले केस में। Now remove this plug between 1 and 3 and insert between 2 and 3. Insert plug between 2 and 3। जैसे ही आप इस प्लग को रिमूव करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप क्या देखते हैं, अब आप देखेंगे कि ये सेल फिर से ओपन हो गया और ये वाला इस बार कनेक्ट हो गया। फिर से आप वही काम करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, सॉरी जॉकी की हेल्प से आप इसमें नल पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। सपोज द नल पॉइंट इज फाउंड एट पॉइंट जे। जैसे आपने इस जॉकी को इस जे में पॉइंट किया, फिर उस टाइम आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट वायर में ही नहीं आता, वो किसी दूसरी वाली फोल्ड में भी आ सकते हैं। बस यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर समझ रहे हैं कि सपोज को हम लोग नल पॉइंट इस पॉइंट जे में मिल गया, एंड सपोज this balancing length is L, for example, इस balancing length को L लेते हैं। तो सेम प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। जैसे हमने सर्किट को क्लोज इस पॉइंट पे हमने जॉकी को प्लेस किया, वी कैन हमें मिल रहा है डिफ्लेक्शन जीरो, नल पॉइंट मिल गया हमें। इट मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। और फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक वी कैन से दैट it means there is no current flowing in the arm A, E2, J1। अब इस पूरी आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यू हो तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये पहले किस में था हमारे पास, अब इस सेकंड केस का फिगर ये वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म A, E2, J। इस पूरी आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी। व्हाट दैट मीन, इट मीन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A becomes equal to potential of this positive plate and potential of this point J1 becomes equal to the potential of that negative plate। ठीक है, इस पॉइंट A का पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट के इक्वल और इस पॉइंट J1 का पोटेंशियल इस नेगेटिव प्लेट के इक्वल। नाउ व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज E2। इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and J1 is become E2।
or using potentiometer principle, we can say that the fall of potential is directly proportional to length. What is the potential difference between point A and J1? It is A2. And what is their length? L2. We can say is proportional to L2. Implies E2 is equal to K2, where K is the potential gradient. Now this is equation first and this is equation second, and divide total दोनों equations को. What we got? L1 upon L2. This is our required result. तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों सेल्स का इमेज कंपेयर करना था. अब आप बोले स्टूडेंट्स सर हमें क्या मिल गया L1 upon L2. तो आपको मैंने बताया कि हमारे मीटर स्केल गिवन होती है यहाँ पे. तो आप ये लेंथ और ये L1 L2 आपने मेजर की हुई है. तो जब आपको लेंथ का रेशियो पता है तो ऑब्वियसली बात स्टूडेंट्स आपको ईएफ का रेशियो पता होगा. तो आप इनके इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इनका ईएफ इजीली कंपेयर कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कौन सा ईएफ किस सेल का ईएफ बड़ा है किसका कम है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन. हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन की. टू फाइंड द internal resistance of a cell, of a given cell. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, कौन ऑफर करता है. तो वही अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस एक सेल का. तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करना होगा एज इट इज जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया है. मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था स्टूडेंट्स कि ऑक्सिलरी सर्किट हमारा जनरली चेंज नहीं होता है. तो इस एप्लीकेशन के लिए भी हमारे पास जो ऑक्सिलरी सर्किट है जिसमें रियोस्टेट की अमीटर और बैटरी रहेगी एज इट इज रहेंगे. Now suppose we have to find the internal resistance of a given cell. तो जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, उसको फिर से आपको इसी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट करना है, इस पॉइंट ए के अक्रॉस. समझिएगा इसको. फिर मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स कि पॉइंट ए से हम सेल का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करते हैं. अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा. सपोज को हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी इस पॉइंट ए से हमने अगर सपोज सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो क्या होगा. तो जो है हम डिफ्लेक्शन ढूंढते थे नल डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में जॉकी गेम से, वो हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं. मतलब हम वायर में कहीं भी चले जाएं हमें हमेशा गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता ही रहेगा. तो ऐसे में हम काम नहीं कर पाएंगे. हमें तो डिफ्लेक्शन जीरो करना है. तो डिफ्लेक्शन जीरो केवल तभी हो पाएगा स्टूडेंट्स जब एंड ए से सॉरी पॉइंट ए से हम बैटरी का हमेशा या सेल का हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ही ऐड करें या कनेक्ट करें. तो वो जिस तरह का फिगर हम बनाएंगे उसमें जाएगा नया फिगर. फिर या तो आपको इस बार एक और सर्किट यूज करना पड़ेगा. इस तरह से लिख लीजिए. यहाँ पे हमने यूज किए रेजिस्टेंस बॉक्स आर थ्रू की, इसको हमने इस तरह कनेक्ट किया. और देन यहाँ पे यूज करेंगे गैलोमीटर. और गैलोमीटर से हम एक जॉकी कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम वायर के ऊपर एक स्लाइड देंगे जॉकी की हेल्प से. और देन हम नल पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये वो सेल है जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ये स्टूडेंट्स जैसे हमने कल बात की थी मीटर बेस के केस में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, हमें गिवन होता है. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम इंसर्ट करेंगे वो हमें गिवन होगा. और ये होगी हमारे पास एक की. तो इस की को हमें बोलते हैं की. सब K1 बोल चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसमें भी इस एक्सपेरिमेंट में भी या इस एप्लीकेशन में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है. K1 क्लोज करेंगे, क्लोज K1 एंड K2 लेफ्ट ओपन. पहले केस में अब दो केस होंगे स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट केस में क्या है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये की तो आपको क्लोज करनी ही है, इसको आप ओपन कभी नहीं कर सकते. ध्यान समझिएगा कि हम सब क्लोज रहेगी. अब जो भी की K2 में यूज की है इसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया हुआ है और जिसके पैनल में एक सेल है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. इसमें हम दो स्टेप में काम करेंगे. फर्स्ट केस में हम इस की को रखेंगे ओपन, इस की K2 को. तो जैसे आप समझ सकते हैं हमने K2 को ओपन रख लिया. तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स
कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये सर्किट का इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तो कह सकते हैं। तो अब आप देखिए ध्यान से, जो ये सेल हमारे पास ए, सपोज करो इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है, तो ए, ई और जे ये सर्किट में कनेक्टेड होगा ना, तो यहाँ तो कोई पी है नहीं, ये तो यहाँ थी, उसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस इस केस में, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस केस में सर्किट में वर्क नहीं करेगा। ठीक है। फिर से आपने क्या बैलेंस पॉइंट, जॉकी की साथ बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं इस वायर के ऊपर। सपोज लेट्स से एट जे वी गॉट द नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब व्हेन गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आपको एक पॉइंट मिल गया सपोज करो जे पे, एंड सपोज द लेंथ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एंड ए इज L1। इसकी लेंथ हमने L1 ले ली, अज्यूम कर ली ए से। ठीक, नाउ सिमिलरली सेम कंडीशंस, अगर हमें नल पॉइंट मिल गया है, इसका मतलब क्या होगा, it means there is no current flowing through the galvanometer, and what it implies that there is no current flowing in the arm A, E and J। तो ये तो ओपन है, यहाँ तो करंट फ्लो हो नहीं सकती। जैसे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल गया, नल डिफ्लेक्शन मिल गया, इसका मतलब है कि इस पूरी आर्म में भी करंट कितनी हो गई है, 0 हो गई। एंड what that imply that the potential of point A is equal to the potential of this positive plate, and potential of point J is equal to the potential of this negative plate। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने पहले किया था। Now what is this potential difference? This potential difference is E। What is the potential difference between these 2 points? It also becomes K। Using potential principle, we can say E is proportional to L, or we can say E is equal to KL। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स एज इट इज है जो हमने पहले किया था। नाउ इन सेकंड केस, this key K2 is also be closed। K1 हमने पहले क्लोज की हुई थी, अब हम इस की K2 को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ही आप इस की को क्लोज करते हैं तो आप क्या देखेंगे, दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज इंसर्टेड इन द सर्किट। ये सर्किट में इंसर्ट होगा। ठीक है, अभी तक तो क्लिप पूरा पाथ ओपन था, तो कोई भी करंट सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सेल हमने लिया है E1 E1 का, ये कुछ करंट सप्लाई करेगा। से ये जो करंट सप्लाई कर रहे हैं किसकी वैल्यू होगी I। ठीक है स्टूडेंट्स, करेगा सप्लाई। ये करंट ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये करंट केवल इसी वाले सर्किट में फ्लो होगी जो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, ये यहाँ नहीं जाएगी करंट। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से हम जॉकी की हेल्प से एक नया डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सपोज को मिल गया हमें J1 and the length of that point is L2। हमने क्या किया, सेम कंडीशन, जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट में मिल गया इस पॉइंट J1 का, जिसकी लेंथ है A से L2। यहाँ रखिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हमने की को क्लोज किया है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, जैसे हम की को क्लोज करते हैं सर्किट में करंट फ्लो होती है, और जब सेल से करंट ड्रॉ होती है, आप ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन सम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो आप देख सकते हैं ये जो सेल है हमारे पास, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज R, स्मॉल, मैं ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हमने की क्लोज की, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो। देखिए आप इस सेल से कुछ करंट ड्रॉ हो रही है, तो जब ये करंट ड्रॉ होती है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो रीडिंग है आपको पता है, जब सेल से करंट ड्रॉ होती है तो ये रीडिंग ड्रॉप हो जाती है, द रीडिंग बिकम्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं आया, ये पता नहीं है, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो जैसे हमने सर्किट में ये की क्लोज की, सर्किट से में करंट फ्लो हुई, अभी कैन से इस सेल से कुछ करंट ड्रॉ हुई, तो ये रीडिंग फॉल होती है, इट विल बिकम नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ from the previous example we can say, since we got the null deflection at point J1, so we can say there is no potential, no current flowing in the arm A, V and J। इस पूरी आर्म में करंट फ्लो नहीं है। ठीक, एंड बट दैट ये हम रिमूव कर देते हैं, पहले केस में था जब K2 ओपन थी, फिलहाल अभी रिमूव कर दो उसे।
तो इस पूरी आर में करंट फ्लो नहीं होगी, बट दैट मीन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट. And what is this potential difference become? It becomes V. What is the potential difference between point A and J1? It also becomes V. So using potential difference, we can say V is proportional to, and what is the balancing length? It becomes L2. We can say it is equal to Q. Now, question first and second, dividing these two equations, we got E upon V is equal to L1 upon L2. ये मिल गया कुछ रिजल्ट. अब रिजल्ट इस टॉपिक में हमें क्या करना था? मैं फाइंड करना था इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का. तो हमने कुछ और फाइंड कर लिया. तो रिजल्ट आपको एक फॉर्मूला में ड्राइव करना था. सिंस वी नो दैट R is equal to E upon V minus 1 into R. ये फॉर्मूला में ड्राइव किया रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसी फॉर्मूले की हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे इस E upon V की वैल्यू पुट कर लेंगे. Got L1 upon L2 minus 1 into R. So this is our required result. यहाँ पे L1 L2 हमें मीटर इस स्केल मीटर स्केल की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. वो हमने नोट कर ली रीडिंग्स. और जो R रेजिस्टेंस हमें रेजिस्टेंस बॉक्स है, से वैल्यू है रेजिस्टेंस की. तो मैं आपको पहले बताया था ये वैल्यू हमें गिवन होती है, फिर हमें ये पता होती है. हम ये इसे इंसर्ट और रिमूव करते हैं. तो इसलिए ये R भी नोन है, L1 L2 भी हमें नोन है, तो हम R के लिए इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से. ये टॉपिक आप बार बार रिवाइज कीजिए. कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं. थैंक यू.